हेलो। आज जूलॉजी की फर्स्ट वीडियो है जेनेटिक्स आनुवंशिकी। तो इसमें देखेंगे आनुवंशिकी जो है खोज शब्द जनक आधुनिक जनक। आनुवंशिकी शब्द किसने दिया भाई? वंश किससे होता है? बेटे यानी सन से। तो बेटसन क्या हो गया? बेटसन शब्द किसने दिया? बेटसन ने। और आजकल के बेटे सन मॉडर्न ज़माने की, तो मॉडर्न यानी आधुनिक, तो आधुनिक जनक बेटसन। शब्द बेटसन जनक है मेंडलशाह। जेनेटिक्स में वंशागति विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वंशागत वंश का और उसमें जो विभिन्नताएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। जैसे सेल वाले चैप्टर में देखा था कौन आनुवंशिक पदार्थ है, कौन आनुवंशिक वाहक है। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जिसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए पर क्या होते हैं? जीन जो है वो सबसे पहले किसने बताया था? जॉनसन ने। जीजो क्या बोला था? जीजो। तो जॉनसन ने बताया था जी यानी जीन, और जो यानी जॉनसन जो है वो जॉनसन। और जीन को कारक किसने कहा था? मेंडल ने कहा था। जीन को कारक किसने कहा था? मेंडल ने। जीन जो है वो आनुवंशिकता की इकाई है। किसकी इकाई है? आनुवंशिकता की इकाई। जीन जो है वो डीएनए का छोटा सा अंश है। और ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र पर। जीन की बताया किसने? जीजो यानी जी यानी जीन, जो यानी जॉनसन। जीन को कारक किसने कहा? मेंडल ने। जीन आनुवंशिकी की इकाई है। और डीएनए का छोटा खंड क्या कहलाता है? जीन। और डीएनए का जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र के बारे में खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। शब्द किसने दिया था? वाल्डेयर ने। अच्छे गुण वाली वॉल होनी चाहिए। वॉल यानी दीवार, वाल्डेयर। तो शब्द किसने दिया? वाल्डेयर ने। और अच्छे गुण वाला ही बर्गर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बर्गर। तो खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। शब्द वाल्डेयर ने दिया था। गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। और गुणसूत्र क्या होते हैं? वाहक होते हैं। संतानों में पैतृकों से भिन्न होना क्या कहलाता है? भिन्नता कहलाता है। भिन्नता जो है वो दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। अपन जो है वो स्थायी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? स्थायी के बारे में। स्थायी में होता है क्रॉसिंग ओवर। स्थायी जो इम्पोर्टेंट है, स्थायी में होता है क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय के कारण क्या होती है? आनुवंशिकी में स्थायी भिन्नता किसके कारण होती है? जीन विनिमय के कारण होती है। जीन इधर उधर क्रॉस करते हैं तो होती है। और ये कहाँ होती है? ये मियोसिस की पेक्टाइन अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? मियोसिस की पेक्टाइन अवस्था में होती है। इसके बाद अस्थायी जो होता है वो उत्परिवर्तन के कारण। अस्थायी जो कोई फिक्स नहीं होती है, अचानक ही उत्पन्न होती है, तो उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। उत्परिवर्तन ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। और इन्होंने किस में दिया था? इवनिंग प्रिमरोज नामक पादप ओइनोथोरा लेमार्की ने प्रयोग किए थे। हो गया, याद कैसे हो गए? हो गया परिवर्तन इवनिंग में। जब प्रेम रोज होने लगा इवनिंग में, तब परिवर्तन हो गया से ह्यूगो, परिवर्तन से उत्परिवर्तन, इवनिंग से इवनिंग, प्रेम रोज यानी प्रेम रोज पादप। इसे ओइनोथोरा लेमार्कियाना भी कहते हैं। पादप पर प्रयोग किए थे ह्यूगो डी व्रिज ने और उत्परिवर्तन बताया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार 1 से 2% उत्परिवर्तन ही लाभदायक होते हैं, बाकी हानिकारक होते हैं। इसी के बाद में विकिरण को रेडियो कहा जाता है। तो रेडियोलॉजी अध्ययन कहलाता है। और रेडियो पे जब अपन क्या करते हैं, रेडियो की खोज जो है वो किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। रेडियो खराब होते हैं उसको मारते हैं कोनी, तो खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। बल्ब जो है वो आंगन में गिरा तो उस पर अपन एडी मारते हैं, तो खोज किसने की? एडिसन ने। तो रेडियो का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। और रेडियोलॉजी के जनक है रोंटगन। कौन है? रोंटगन। जब अपना एक्सरे करते हैं तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो एक्सरे की खोज भी किसने की थी? रोंटगन ने की थी। विकिरणों का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एक्टिनोबायोलॉजी कहलाता है, जिसके जनक कौन है? मूलर है। एक्टिव मूल रूप से क्या होना चाहिए? एक्टिव। तो एक्टिनोबायोलॉजी के जनक कौन है? मूलर। विकिरणों का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्टिनोबायोलॉजी कहलाता है। विकिरण पड़ते ही शरीर क्या हो जाता है? एक्टिव। और एक्टिव से क्या हो गया? एक्टिनोबायोलॉजी। और एक्टिव मूल रूप से हो गए तो जनक कौन हो गया? मूलर। और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक कौन है? ए गेरोड। कौन है? ए गेरोड। गैरेज कौन खोलता है? ह्यूमन
और ये उसकी आनुवंशिकी है भाई, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी से गैरेज चल रहा है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स के ए गेरोड, कौन है? ए गेरोड। इन्होंने सर्वप्रथम किसके रोग के खोज की थी? गेरोड ने की थी एल्कोप्टोन्यूरिया रोग की खोज की थी। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? टी.एच. मॉर्गन है। एक्सपेरिमेंट आनुवंशिकी पर प्रयोग के जनक कौन है? टी.एच. मॉर्गन। किस पर प्रयोग किए थे? ड्रोसोफिला नामक मक्खी पर प्रयोग किए थे। उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 8 होते हैं। मटर में कितने होते हैं? 2n बराबर, मटर में कितने होते हैं? 2n बराबर 14 होते हैं कि 42 होते हैं? तो कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसके बाद में इन्होंने लिंकेज थ्योरी दी थी। लिंकेज थ्योरी गुणसूत्र पर जीन की रेखीय व्यवस्था जंतु कोशिका में थी और पादपों में कैसी थी? डबल स्टैंडर्ड, मतलब प्रोकैरियोटिक में डबल स्टैंडर्ड, यूकैरियोटिक में सिंगल रेखीय व्यवस्था थी। गुणसूत्र पर जीन का रेखीय क्रम, रॉबैक क्रम के बारे में बताया था। किसने? इसने टी.एच. मॉर्गन ने बताया था। और जीन को कारक किसने कहा था? मेंडल ने कहा था। क्रिस क्रॉस वंशागति, लिंग चेंज। क्रिस क्रॉस मतलब पापा से बेटी, दादा से पापा से बेटी में आ गया, लिंग चेंज हो गया, तो इसको बोला जाता है क्रिस क्रॉस। पापा से बेटी में आ गया क्रिस क्रॉस, माँ से बेटे में आ गया क्रिस क्रॉस। और क्रॉसिंग ओवर सिद्धांत दिया था। तो किसने? मॉर्गन ने क्रिस क्रॉस सिद्धांत दिया था और क्रॉसिंग ओवर सिद्धांत दिया था। ड्रोसोफिला मक्खी पर प्रयोग किया था। और अस्थायी उत्परिवर्तन के बारे में ह्यूगो डिवरेज ने बताया था। इवनिंग और प्रिमरोज पादप में, जिसको ऑर्निथोरा लेमार्कियाना पादप पर प्रयोग किए थे। और ये जो स्थायी व्यवस्था थी क्रॉसिंग ओवर, ये मियोसिस की पैक्टाइन अवस्था में थी। इसके बाद में आता मेंडल भाई साहब का जन्म जो है वो कहाँ पर कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। 1822 में ब्रून शहर ऑस्ट्रिया में। मेडल ज़्यादा किसको मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया वालों को, तो ऑस्ट्रिया याद रख लो। किस पर प्रयोग किए थे? पाइसम सेटाइवम, जिसको उद्यान मटर गार्डन भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? पादपों में संकरण प्रयोग किए थे। मेडल ने किस पर किए, किसके बारे में ज़्यादा बताया था? संकरण के। इन्होंने गुणात्मक लक्षणों के मात्रात्मक प्रयोग किए थे। इन्होंने मात्रा को ज़्यादा देखा था, गुणात्मक लक्षणों के मात्रात्मक प्रयोग किए थे, यानी क्वालिटी गुण ज़्यादा देखे थे और मात्रा को इन्होंने ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो इन्होंने गुणात्मक लक्षणों के गुण देखकर, मात्रा देखकर प्रयोग किए थे। मृत्यु हो गई थी 6 जनवरी 1884 में किडनी के ब्राइट रोग के कारण। किडनी में कौन सा रोग गया? ब्राइट रोग, ये नेफ्रोसिस रोग हो गया। किडनी वृक्क की क्रियात्मक संरचना, इसको कहा जाता है नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। उसमें वोमेन संपुट होता है, ग्लोमेरुलस होता है, वो रक्त को छानने का कार्य करते थे। किडनी पर होती है और इस पर एक जो ग्रंथि होती है जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। किडनी सेम के बीच क्या करती की होती है? एक जोड़ी होती है, राइट एंड लेफ्ट। राइट वाली बड़ी होती है, लेफ्ट वाली छोटी होती है। तो ये बात अपन अवसर्जन तंत्र में करेंगे। 16 वर्ष के बाद में कब हुआ था? 1900 में हुआ था। 1884 में मृत्यु हो गई थी। फिर इनके प्रयोगों को जो है वो बारे में, इनके बाद प्रयोगों के बारे में इनको उजागर किसने किया था? 16 वर्ष बाद 1900 में किया था कोरेंस, ह्यूगो डिवरीज और कॉल वॉन शेरमैक। इनके 3 शिष्य मान लो, कोरेंस को, ह्यूगो डिवरीज और कॉल वॉन शेरमैक। ह्यूगो क्यों ह्यूगो? प्रेम रोग हो गया, प्रेम रोग यानी प्रिमरोज। तो है से ह्यूगो, है से हॉलैंड का, है से हो गयो या प्रेम रोग हो गया, तो प्रिमरोज पादप। करो कोरेंस, करेंसी यानी मनी, तो करेंसी से कोरेंस कहाँ से आए थे? जर्मनी से। मनी से देखो, करेंसी से कोरेंस, करेंसी को मनी कहते हैं, तो कहाँ से आए थे? जर्मनी। और ये किस पर? मक्का पर यूज किया था इन्होंने। कॉल वॉन शेरमार्क खिलाड़ी भी याद रख लो, कहाँ का है? ऑस्ट्रिया का। कहाँ का है? ऑस्ट्रिया। और शेर जहाँ पे भी मार्क होता है वहाँ पर मैंने क्या रख दिए थे? पुष्प। तो इन्होंने पुष्प के बाद में एंजियोस्पर्म पर प्रयोग किए थे। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक मेंडल से पहले थे, उनको सफलता इसलिए नहीं मिलती थी कि वो एक बार में अनेक लक्षणों की वंशागति देखना चाहते
जाते थे। जैसे कोल यूटर, जॉन नाइट, जॉन गोस। कोल यूटर, जॉन नाइट, जॉन गोस। कोल यूटर ने किस पर प्रयोग किए थे? तंबाकू पर किए थे। पूछ ले मेंडल से पहले मटर पर प्रयोग किसने किए थे? तो जॉन गोस और जॉन नाइट ने किए थे। गोस्ट यानी भूत कहाँ कब रहते हैं? नाइट में, और नाइट में वो टर 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 करते रहते हैं मटर। तो जॉन नाइट और जॉन गोस ने मटर पर प्रयोग किए थे, कोल यूटर ने तंबाकू पर प्रयोग किए थे। ये आया था, अगला नोट जो है वो आया था एलडीसी में। कोल नगेली, अरे कोल नगेली ने और क्या दिया था? कोशिका वाले पार्ट में क्या दिया था? कोल नगेली ने दिया था जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जिसको चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो कोल नगेली के सुझाव पर मेंडल ने हायरेशियम पादप पर प्रयोग किए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी क्योंकि उनमें कायिक जनन होता था। वैसे जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन का प्रकार ही होता है कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है? बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से वो जो है वो नए पौधे का निर्माण होना क्या कहलाता है? कायिक जनन कहा जाता है। कायिक जनन से क्लोन भी तैयार होता है। यह अपन जनन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। मेंडल के अनुसार वंशानुगति एक जोड़ी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। मेंडल भाई साहब थे, उनकी असफलता के कारण क्या थे? मेंडल भाई साहब की असफलता के कारण क्या थे? उस समय जो है वो सभी वैज्ञानिक डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के निष्कर्ष में उलझे हुए थे। डार्विन की पुस्तक कौन सी है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत दिया था। मेंडल के नियम अत्यधिक गणित युक्त यानी स्टैटिक युक्त थे। गणित युक्त स्टैटिक युक्त थे। मेंडल ने अपने नियम जिस प्रकाशन में पब्लिश किए थे उसका प्रचार प्रसार क्या था? कम था। बुक क्या थी? द नेचुरल सोसाइटी हिस्ट्री ऑफ ब्रून। ब्रून शहर में जन्म हुआ था तो मेंडल की पुस्तक द नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून हो गया था, सोसाइटी हिस्ट्री ऑफ ब्रून। और डार्विन की पुस्तक हो गई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दोनों बुक पूछी जाती है। तो प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत भी किसने दिया था? डार्विनवाद ने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी किसकी है? डार्विन की है। मेंडल की पुस्तक द नेचुरल सोसाइटी हिस्ट्री ऑफ ब्रून है। ब्रून में इसका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। तो इसके बाद में आगे देखो मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल ने अपने नियमों के निष्कर्ष को ग्राफ द्वारा समझाया था। मेंडल ने अपने नियम के निष्कर्षों को किसके द्वारा समझाया था? ग्राफ के द्वारा समझाया था। एक बार में एक या किसके द्वारा समझाया था? ग्राफ के द्वारा। एक या दो जोड़ी लक्षणों को ही वंशागति देखते थे। वो एक या दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति देखते थे। इन्होंने अपने प्रयोग में असंख्य नमूने लिए थे। मटर के पौधे का चुनाव किया। अब कभी बार पूछा जाता है मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया? क्योंकि मटर का जीवन चक्र कैसा होता है? छोटा होता है और कम समय में ज़्यादा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए कम समय में अधिक पैदावार। एक या दो जोड़ी लक्षणों को लिए थे और अत्यंत नमूने लिए थे। और इन्होंने क्या किया था? किसके द्वारा? एक बार में एक और निष्कर्षों को ग्राफ के द्वारा समझाए थे। तो 3 इनकी सफलता का मटर का क्यों लिया था? जीवन चक्र छोटा होता है, एक समय में ज़्यादा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। मटर में क्या होता है? स्वपरागण होता है, लेकिन कृत्रिम विधियों द्वारा परपरागण भी करवा सकते हैं। मेंडल में स्वपरागण ऑटोपोलिनेशन होता है और वरना इसके द्वारा परपरागण भी करवाया जा सकता है। मटर में जिन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति देखी गई थी उनके इसकी जीन केवल 4 गुणसूत्र पर ही पाई जाती है। कितने पर पाई जाती है? केवल 4 गुणसूत्र पर ही पाई जाती है। 7 में देखी थी इन्होंने और पाई कितने में जाती है? ये 4 में ही पाई जाती है। कितने में पाई जाती है? 4 में ही पाई जाती है। कैसे? ये देखो ऐसे। तो मेंडल की एक पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें में कितने पर पाई जाती है? पहले पर, चौथे पर, पाँचवें पर और सातवें पर। फर्स्ट, 4, 5 एंड 7। तो 1 का याद रखो 2। 1 पर कितने लक्षण हुए थे? 2। 4 का याद रखो 3। 1 का 2, 4 का 3। तो 4 पर 3 लक्षणों की वंशागति। 2 और 3 ज़्यादा हो गए तो इसको क्या कहा? बहुप्रभावी जीन। क्या कहा? बहुप्रभावी। 5 और 7 दोनों अभेज्य संख्या है। अभेज्य संख्या तो इसमें 1 का अलावा स्वयं का भाग जाता है तो 1 याद रखो। तो 1 लक्षण की जीन और इधर 1 लक्षण की जीन, एक प्रभावी हो रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? एकल प्रभावी जीन। इनमें तो 1 से ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं तो बहुप्रभावी जीन कहते हैं। अब बात आती है शब्दावली की टर्मिनोलॉजी। समयुग्मजी क्या होता है? विषम युग्मजी क्या होता है? ये वगैरह। समयुग्मजी, सम यानी समान, युग्मक यानी युग्मक है। तो एक जोड़ी
के दोनों कारक, जब जोड़ी के दोनों कारक अपना अपना लक्षण प्रकट करने के लिए एक समान होते हैं, देखो शुद्ध लंबा शुद्ध बौना दोनों ही अपने लक्षण प्रकट करते हैं, तो ये दोनों लक्षण प्रकट करते हैं तो वो क्या हो गए समयुग्मजी प्रभावी, और दोनों ही नहीं प्रकट है तो वो करते हैं समयुग्मजी अप्रभावी। कारकों को दर्शाने के लिए सबसे पहले किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था संकेतों का प्रयोग, मॉर्गन ने। कारक करते हैं मार्क, तो मॉर्गन। विषम युग्मजी, विषम युग्मक, जिसमें युग्मक क्या होते हैं अलग अलग, जब जोड़ी के दोनों कारक अलग अलग दर्शाते हैं उन्हें विषम युग्मजी कहते हैं। ये अलग अलग हैं तो एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी, उसमें तो होंगे तो दोनों प्रभावी होंगे वरना दोनों ही क्या होंगे अप्रभावी। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, समयुग्मजी और विषम युग्मजी, देखो या तो बेटे समान होते हैं या बेटे में क्या होता है अंतर होता है, तो इन दोनों शब्द किसने दिए थे, पैटर्सन ने दिए थे। इसके बाद में जो है वो आता है लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। लक्षण यानी फन, भाई लक्षण अच्छे होंगे तो लाइफ में फन होगा, और जीन से जीनोटाइप, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप ये क्यों, फन। लक्षण लोग बाहर से ही देख के बता देते हैं, तो बाहरी आकारी की होती है जो किसी भी हार्मोन के छिड़काव से बदल जाती है। जैसे पादप छोटा है तो अपन ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं तो पादप की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तो लक्षण जो है वो किसी भी बाह्य कारक से क्या हो जाते हैं, छिड़ जाते हैं। परंतु क्या जीन छिड़ेंगे क्या, नाक का काम सूंघना है तो क्या कहीं भी हो गया तो नाक तो सूंघेगा ही, कान का काम सुनना है तो सुनेगा ही, तो ये चेंज नहीं होते। तो जीन का वास्तविक संगठन होता है, ये बदलते नहीं है। और ये शब्द किसने दिए थे, जॉनसन से। जीनोटाइप फेनोटाइप किसने दिए थे, जॉनसन ने। जीन अच्छे होंगे सन के तो जो लाइफ में क्या होगा, फन होगा, तो जो सन फन फिनोटाइप जीन से जीनोटाइप, और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस समयुग्मजी और विषम युग्मजी जो है जो पैटर्सन ने दिए थे। किसने दिए थे, पैटर्सन ने दिए थे। इसके बाकी का पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।